देखिए बायोमोलिक्यूल का ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज का सारे रिएक्शंस पढ़े, ग्लूकोज का ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल रिएक्शंस के बारे में बात किया। कौन से ऐसे रिएजेंट है ग्लूकोज के जो ग्लूकोज के ओपन साइकिल को सपोर्ट करता है, और कौन से ऐसे रिएजेंट है जो ग्लूकोज के क्लोज साइकिल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। मतलब ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड है, इसके सपोर्टिंग के लिए कौन कौन सा रिएजेंट है, रोहन बता दोगे क्या? ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड है, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट है? जिम्पी बताओ। केसीएन और हाइड्रोक्सिलेमिन दो, और टॉलेंट टेस्ट भी देता है, तो एल्डिहाइड तो देता ही है क्या? अच्छा, ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड नहीं है, इसके अपोज के लिए एनसीईआरटी का रिएजेंट बताओ। हाँ, NaHSO3 ना, और दूसरा स्किप बेस भी था, स्किप बेस भी था, और कुछ था क्या? तो एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एक बार फिर से ग्लूकोज का जो करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन है क्या है बच्चे? ग्लूकोज का जो करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन है DLDD, याद आ रहा है? एक बार रिकैप करा के आगे बढ़ रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा कम टेंशन हो इस चैप्टर को लेके। मतलब क्लास में बैठे हैं तो पीछे का अगर मान लो रिवीजन नहीं किया तो भी अभी थोड़ा आना चाहिए समझ में। ये ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया ग्लूकोज का? ओपन साइकिल, और इसका नाम क्या है? DLDD, याद करो, DLDD। बात हुई है इस पे? बोलिए। नाउ क्या होता था इसके स्ट्रक्चर में? फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है कैसे साइक्लिक बनता था, हेमी एसिडल कैसे बनता था, ध्यान में है क्या? यहां जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को हम इस पे अटैक कराते थे और ये ओपन हो जाता था, याद करो। ध्यान रखना, इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर पहले से है, मतलब इनफैक्ट जितना ऑप्शन है सबके पास दो लोन पेयर पहले से है। एक ही कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, याद करो कार्बोनिल कार्बन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता था तो हेमी एसिटल वगैरह बनता था, तो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हो जाएगा ये, बस इतना ही है। पहले हमने जब रिएक्शन पढ़ा था एल्डिहाइड का 1 मोल डिफरेंट अल्कोहल से रिएक्शन होता था तो हेमी एसिटल बनता था, 2 मोल अल्कोहल से रिएक्ट होता था तो एसिटल बनता था। यहां पर क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है एक OH से रिएक्ट करेगा और साइक्लिक हेमी एसिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? साइक्लिक हेमी एसिटल। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, यहाँ प्लस आया और यहाँ माइनस आया, लास्ट क्लास बताया था, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ गया ये इधर डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ माइनस और इस ऑप्शन पे प्लस। जैसे ही ऐसा हुआ ये H प्लस निकला, ये बॉन्ड टूट गया फिर, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये इस H प्लस को अपने पास बुला लिया। ओवरऑल क्या सिचुएशन है बताओगे? अपनी समझने का कोशिश करो, क्या सिचुएशन है ओवरऑल? इस कार्बन पे क्या क्रिएट आ गया, एक OH नया आया क्या? इस कार्बन पे एक OH अगर इधर और H इधर आ गया, देखो ये कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें एक OH आ रहा है, एक H पहले से, एक नीचे ग्रुप है और एक साइक्लिक वाला रिंग है, तो यहाँ पे नीचे हम चार्ज जैसा है ऐसा ही दिखाएंगे, लेकिन आपको पता है कि H H OH H OH, यहाँ पे जो फ्री हैंड से जोड़ेंगे इसको जोड़ना पड़ेगा फ्री हैंड से, ये एक नया बॉन्ड बना, देखो देखा, ये पूरा एक ही बॉन्ड है बच्चे, लास्ट क्लास इसको बोला है पढ़ने के लिए। तो कार्बोनिल कार्बन पे OH अगर राइट में है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये सिर्फ क्या है, प्लस है और डी है और ग्लूकोज है, कॉमन नेम क्या है इसका? प्लस डी ग्लूकोज, इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। हो सकता है ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो सामने प्लस लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है। अच्छा, यही जो नया कार्बोनिल कार्बन पे कायरल सेंटर बना, अगर हम उसमें OH इधर दिखा दें, H इधर दिखा दें, और जो है ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? क्या मैं सही लिख रहा हूं? यहां पर ऐसे जोड़ेंगे, याद करो, ये तो हेमिसिडल ऐसा ही जुड़ेगा,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? ये भी मान लो प्लस है, बीटा है, डी है, ग्लूकोज है। कोई दिक्कत? देखो लास्ट टाइम नहीं सीखा ना, अभी भी अगर थोड़ा सा टेंशन दिखा सकते हो तो ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपसे। अब बात क्या होता है कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग को इस तरह से 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाओ, ऐसा, इसको बोलते हैं 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। और 2 पाई बॉन्ड भी था, इसको पाइरेन बोलते हैं, राइट? हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, उसको सही कर देते हैं, यहां पे ऑक्सीजन कर देते हैं, चलेगा? ये पाइरेन था। तो इससे सिमिलर ही यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनता हुआ दिख रहा है और एक ऑक्सीजन भी है। कैसे 6 मेंबर? देखो ये ब्लू में 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 4 5 6 बॉन्ड दिख रहे हैं। यहां पर भी कितने बॉन्ड है? मतलब 6 मेंबर्ड। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? फीसर साइक्लिक है ये तीनों। क्या है? ओपन साइकिल फीसर है, ये दोनों फीसर साइक्लिक है। ओपन साइकिल फीसर और वो दोनों क्या है? फीसर साइक्लिक है। मैं साइक्लिक का हवार्ड प्रोजेक्शन बनाने जा रहा हूं, तो मैंने यहां पे बोला कि आप 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे बना लेना, ऐसे। इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के जब ऐसे करोगे, ये अभी ऐसे है ना, यहां सामने लाया फिर ऐसे कर दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे सामने लाया फिर हॉरिजॉन्टल कर दिया, अभी वर्टिकल है। तो जितने लाइंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दिखेंगे, बस इतना अंतर है। और यहाँ जो राइट में दिख रहा है वो यहाँ बॉटम में होगा। बोलो, यहाँ देखो H दिख रहा है तो यहाँ H, यहाँ OH। यहाँ भी राइट में क्या दिख रहा है? OH, यहाँ H। बोलो, सिर्फ मैंने बोला बॉटम मोस्ट पे जो होता है वो किधर जाता है? टॉप पे। जो बॉटम मोस्ट पे होता है वो कहां चला जाता है? टॉप पे। अब इसका नाम क्या है बच्चे? प्लस भी रहने दो, अल्फा भी रहने दो, डी भी रहने दो, ग्लूको पाइरानोज। मैं फिर बता दूं, ये फर्स्ट एंड थर्ड एनोमर्स है। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपस में? एनोमर्स है। उसी तरह ये जो हवार्थ का भी प्रोजेक्शन बनाए, यहां पे अगर इसका हवार्थ प्रोजेक्शन बनाओगे तो क्या बदल जाएगा? यहाँ पे सेम 6 वर्टिकल लाइन आएंगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंज आएगा बच्चे, बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। क्योंकि देखो ना, फर्स्ट कार्बन पे अब OH लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे क्या? OH H, और लास्ट वाले में भी कोई चेंज नहीं आता। मैंने रूल क्या बनाया? जब साइक्लिक फीसर से हवार्थ बनाना है, साइक्लिक फीसर से जब हवार्थ बनाना है तो क्या करना है आपको? जो राइट में है वो हवार्थ के बॉटम में जाएगा, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट वाला टॉप पे जाएगा, बस इतना ही तो है। क्या ये प्रैक्टिस समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर है? अब मैं ये डास्कस पढ़ा दिया था, आप अगर ये नहीं बनाए तो फिर से बना के प्रैक्टिस करो। अब मैं फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़े। ये किसी तरह से याद कर लो बच्चे, कभी भी टाइम मिले आप इसको रफली प्लॉट करके देखो, गलत नहीं होना चाहिए बस ये। और ऐसे भी नहीं कि बिना इलॉजिकल तरीके से याद करना है। ये तो याद हो गया DLTT, ये रट्टा मार लिया, इससे ये दोनों आसानी से बनता है। 5th कार्बन का OH को ऐसे जोड़ देते हैं, है ना? और इससे ये बनाने के लिए आना चाहिए। लेकिन पता है, थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी इस लेवल पे है कि डायरेक्ट ये बना दे, इतना करने की जरूरत नहीं। समझ गए ना? लेकिन अगर मान लो एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो भी आप चाहो तो 100% करेक्ट बना सकते हो। अब देखिए, जस्ट लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज के जिस तरह से रिएक्शंस होते हैं उसी तरह से फ्रुक्टोज के भी रिएक्शंस होते हैं। फ्रुक्टोज को भी HI से पास कराओगे तो N-हेक्सेन बन जाएगा, जैसे ग्लूकोज बन रहा था। तो फ्रुक्टोज के जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी तक एनालाइज हुए हैं, जितने तरह के रिएक्शंस दिए हैं, उनसे ये पता चला है कि फ्रुक्टोज का जो करेक्ट फीचर है ना, वो ये करेक्ट फीचर है। बेस्ड ऑन ऑल द रिएक्शंस वी हैव, जितने भी रिएजेंट हैं फ्रुक्टोज का ये देखा गया है। दिस इज द
LDD फ्रुक्टोज का क्या देखा गया, समझ गए सब लोग? सारे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ध्यान रखना, सारे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। सिमिलरली जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का भी ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हैं जो इसके ओपन साइकिल को सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे रिएजेंट है फ्रुक्टोज के लिए भी जो इसके ओपन साइकिल स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस दुविधा को खत्म करने के लिए क्या माना गया? माना गया कि फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है जस्ट लाइक ग्लूकोज। तो वहां पे साइक्लिक कैसे बनता है? फिर से वही, ये कार्बन का यहां पे अटैक कराएंगे, इसको ओपन करेंगे, सीक्वेंस ये रहेगा, ये 1 ये 2। बताओ पहला जब प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे प्लस आया और इस ऑप्शन पे माइनस आया। जैसे इस पे माइनस आया ये बॉन्ड टूटा, ये थर्ड प्रोसेस है, और फिर ये माइनस इस H प्लस को अपने पास बुला लिया। अब बताओ क्या दिख रहा है नए वाले कायरल सेंटर पे, क्या होता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर ये नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है। बताओ इस कार्बन पे अगर OH इधर आ गया, देखो तो O और H दिखा, तो इधर साइड में क्या दिखाएंगे? CH2OH ऐसा दिखा दिया। नीचे क्या लिखने वाले हम लोग? 3 लाइन एज इट इज, बोलो। यहाँ पे क्या? OH H OH H H, यहाँ पे O जो होगा उसको आप इस तरह से दिखाओगे, फ्री हैंड से जोड़ दो। ध्यान रखना इस बार 5 मेंबर रिंग बना है, 6 नहीं बना है, ठीक है? कैसे 5 मेंबर काउंट करो? एक बॉन्ड, 2 3 4 और एक ये ब्लू वाले 5। फिर से यहां पे क्या चेंज करना है बच्चे हमें? कि जो OH बना अगर वो लेफ्ट में चला गया, ठीक है, बाकी सब एज इट इज। बाकी सब एज इट इज। देखिए ये पता है कीटोन है तो ये हेमिकीटल है, ये भी हेमिकीटल है, एक ही OH और कार्बोनिल जुड़ा है ना। पता है इसका नाम क्या है? माइनस डी फ्रुक्टोज। माइनस कैसे आया जी? हाँ, और फार्देस्ट अभी भी क्या है? डी ट्री से बना है, तो डी लिख दिया। इसका नाम होगा अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। देखो OH राइट में आया और ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। लास्ट क्लास में कुछ लोग ने इसको बना के भी प्रैक्टिस किया था, मैंने क्लास में नहीं बताया, फिर भी लोगों ने बना लिया कि कैसे हो रहा है चीजें। अभी लर्निंग का पार्ट है, आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। बोलिए, कोई तकलीफ? ध्यान रखना फर्स्ट एंड थर्ड एनोमर्स है, क्योंकि पहले जो कार्बोनिल कार्बन था अब वो कायरल सेंटर है, और इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे और कहीं नहीं, मतलब कार्बोनिल कार्बन पे। अगर कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस सिर्फ एक कार्बन पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनोमर्स। अदर कहीं और डिफरेंस हो तो? यहां तक समझ गए? नाउ इसका ये ओपन साइकिल फीचर है, ये साइक्लिक फीचर है। हमने जब साइक्लिक फीचर को देखे तो हमें दिख रहा है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है और 2 इस तरह से रिंग है। पता है ये कंपाउंड को बोलते हैं फुरान। क्या बोलते हैं? फुरान। तो यहां से सिमिलैरिटी रख रहा है, इसीलिए इसका हवार्ड प्रोजेक्शन में जो नाम लिखते हैं फ्रुक्टोफुरानोज। अब इसका कैसे बनाएंगे हवार्ड? तो पहले ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बना लो, ऐसे, समझ गए? इस पूरे स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रहे हैं, वर्टिकल है पूरा स्ट्रक्चर, और ये सारे ग्रुप जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पे वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द व्यूअर होता है। इसको बाहर निकाला, इसको रोटेट कर दिया, मतलब पूरा इसको जो वर्टिकल था उसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो यहाँ क्या बन जाएगा? फिर से वर्टिकल लाइन बन जाएगा। सेम रूल लगेगा। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में OH कहाँ पर है? ठीक है, कायरल सेंटर, ये वाला यहाँ रिंग का पार्ट है। ध्यान रखना नंबरिंग में, नंबरिंग यहाँ से शुरू जरूर होता है, लेकिन रिंग में कौन कौन से कार्बन है? रिंग में कार्बन है 2 3 4 5, 1 और 6 रिंग का कार्बन नहीं है, तो यहाँ भी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा 1 2। सेकेंड वाले कार्बन पे OH किधर है? नीचे। अच्छा, थर्ड वाले पे क्या लिख दे बताओ? H OH। फोर्थ वाले पे फिर से
OH, और बोला जो बॉटम मोस्ट पे होता है वो कहाँ होता है? बॉटम मोस्ट पे जो होता है वो वर्टिकल लाइन पे टॉप पे होता है। यस नो? इसमें और इसमें क्या अंतर आएगा बताओ, क्या चेंजेस आएगा? यहाँ पर भी सब सेम, फर्स्ट कार्बन पे सिर्फ चेंज है और कहीं नहीं है। देखो ना, यहाँ नीचे क्या रख दोगे? CH2OH, यहाँ क्या? HOH इधर, और लास्ट में CH2OH H। क्या ये बनाने सीख गए सब लोग? यहाँ भी देखो 2 3 4 5 6, यहाँ भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। समझे? इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, और इसका नाम क्या है? बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। आ रहा है समझ में? फिर से फर्स्ट एंड थर्ड एनोमर, और ये दोनों भी एनोमर। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर एनी हाउ हमें याद रखना पड़ेगा, जो इससे पहले 5 बनाए और ये। ठीक है? मैं तो बोलूंगा बिना देखे इसको प्लॉट करने का अगर कोशिश हो जाए तो अच्छा है। मैं ज्यादा नहीं 3-4 मिनट टाइम देता हूँ, इसको रफ में प्रैक्टिस करो बिना देखे। बोर्ड से मैं हटा नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम बिना देखे प्रैक्टिस करो एक बार। ठीक है? देखिए सो ये दोनों स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, चलेगा? नाउ आपको फ्रुक्टोज का केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्रुक्टोज का ये सारे स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। नाउ लिखिए डाइसैकेराइड्स। दिस इज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में पहला है सुक्रोज। डाइसैकेराइड्स में पहला है सुक्रोज। सुक्रोज के लेके क्या क्या बातें पढ़नी है ना, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुक्रोज को लेके, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सुक्रोज को लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइसैकेराइड के बारे में लिखा है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलिसिस से 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के मिले। अच्छा, वो जो 2 यूनिट मिल रहे हैं वो दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से सेम मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे दोनों यूनिट्स। जैसे फ्रुक्टोज के सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड, तो यहाँ पे क्या देखा गया डाइसैकेराइड्स में? डाइसैकेराइड इफ, अच्छा इसमें रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है ये भी अभी मैं बता दूंगा, कैसे पता करते हैं वो भी बता देंगे। ठीक है? नाउ जो आपके सिलेबस में डाइसैकेराइड्स है उसमें सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ठीक है? बोला जाता है जितने मोनोसैकेराइड्स हैं वो आपस में कम से कम 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है? तो सुक्रोज का अगर कोई स्ट्रक्चर बोले तो आपको सुक्रोज के इतना तो पता है ना, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? C12H22O11 प्लस वाटर क्या होता है? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, क्या बन जाता है? C6H12O6, और यहां भी C6H12O6। तो आपको क्या करना है इसमें, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बैक टू बैक जोड़ना है, तभी ये बन जाएगा। तो आपको ग्लूकोज, इसमें एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। C2, तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना दो जल्दी से, मैं सुक्रोज का डायग्राम बनाने सिखा रहा हूं। अल्फा डी ग्लूकोज याद करो तो फर्स्ट कार्बन को OH नीचे आएगा, सेकंड तो डी ही होता है, थर्ड शायद L था ना, फोर्थ भी डी था। देखो मैंने किसका डायग्राम बनाया, कोई बताएगा अभी जल्दी से? अल्फा डी ग्लूकोज का डायग्राम बनाया, अल्फा डी ग्लूकोज, समझ में आया? और इसी के नीचे बीटा डी फ्रुक्टोज बनाने। बीटा डी फ्रुक्टोज कैसे बनेगा बता सकते हो? अगर मान लो यहां पे बनाया तो ऐसा,
नहीं, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाओ, बीटा डी फ्रुक्टोज मतलब OH इधर आ गया और इधर क्या, जो भी सिखाया था वही करो। अच्छा, ये शायद L होता है ना, L होता है, ये वाली HOH राइट, और इधर ये तो हमेशा CH2OH ऐसा रहता है। देखो ग्लाइकोसाइड मैंने क्या क्या बनाया अभी यहाँ पे सुक्रोज के लिए, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अब देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ कैसे बनाओगे, यहां से एक वाटर निकाल दोगे, ये H और ये OH निकाल के ये ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दोगे, तो देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बन गया, ये बीटा अल्फा डी फ्रुक्टोज में OH नीचे है और उसी के नीचे मैंने बीटा डी फ्रुक्टोज बनाया। एनसीईआरटी से थोड़ा अलग डायग्राम बना रहा हूं, ये याद रख सकते हैं। क्या बन गया यहाँ पे देखो तो, ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर है, या सुक्रोज में कौन सा दो मोनोसेक्राइड है, तो उसका एग्जैक्ट नाम याद रखना है, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा दो मोनोसेक्राइड है सुक्रोज में, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज। समझ में है? ऐसे इसका अगर हवार्ड प्रोजेक्शन वाला नाम लिखोगे तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और इसका बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर है, देखो नंबरिंग अगर करोगे आईयूपीएसी नंबरिंग, तो यहाँ पे इसका नंबरिंग यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, और इसका नंबरिंग यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6। कौन से दो कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। समझ में आ रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। पता है ये वाला पार्ट ऐसा दिखेगा, देखो जो यहाँ पे मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है ना, ये जो कंडेंस फॉर्म में लिखा है वो एक्चुअल में ये है, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये अलग से बनेगा जिसको वहां कंडेंस फॉर्म में लिखा है, और ये भी अलग से बनेगा। यहाँ क्या बना होगा हाइड्रोलिसिस से, यहाँ पर शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हाइड्रोलिसिस से ये क्या बना होगा बता सकते हो, ऐसे ही दिखा देंगे, देखो बोलो, ये बना है ना, हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया दिखा, ये कंबाइंड C12H22O11। अभी तक आप सबसे, अभी तक इसका ये स्ट्रक्चर हो सकता है आप बायोलॉजी में देखे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये अभी तक जितने भी बार डिस्कस किया है इसका स्ट्रक्चर नहीं बोला है, सिर्फ C12H22O11 बोला है। आज फर्स्ट टाइम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बनेगा बच्चे, इधर बताओ, वही बीटा डी फ्रुक्टोज बनाओ यहाँ पे, है ना, बीटा डी फ्रुक्टोज। देखो अब समझना, एक नया चीज समझा रहा हूं, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करके कंसेप्ट है, इनवर्ट शुगर। समझिएगा क्या कंसेप्ट है, इनवर्ट शुगर। ओवरऑल जो ये कंपाउंड है ना बच्चे सुक्रोज, ओवरऑल ये कंबाइंड कंपाउंड जो है ना डेक्स्ट्रो है। ये कंबाइंड कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रो है। मतलब एक कंटेनर में अगर सिर्फ सुक्रोज है C12H22O11, अगर इससे पीपीएल पास करोगे तो राइट रोटेट होगा। एक कंटेनर में अगर सिर्फ सुक्रोज है, मैं क्या बता रहा हूं, इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का क्या मतलब है वो इधर ही समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन से दो मोनोसेक्राइड से बना है, दूसरा कहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो कौन से दो मोनोसेक्राइड से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज से बना है। इस तरह से बैक टू बैक, और इसको फिर तोड़ोगे तो ये दोनों बन जाएंगे। देखो ये समझ में आ रहा है जी, ये जो इधर लिखा है और ये पूरी बात क्लियर है। देखो अब इधर ध्यान देना, लिखना नहीं, मैं समझाता हूं पहले। अगर सिर्फ सुक्रोज है, पीपीएल पास करोगे राइट रोटेट करेगा। अगर यहाँ पे सुक्रोज के सॉल्यूशन में थोड़ा सा मतलब वाटर तो है ही, थोड़ा एसिड भी डाल दिया, क्या क्या है,
C12H22O11 वाटर और H+B। तो पता है धीरे धीरे क्या होता है, सुक्रोज सुक्रोज नहीं रहता, टूटना शुरू हो जाता है। सुक्रोज किस में ब्रेक होना शुरू हो जाता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। तो धीरे धीरे जो ये रोटेशन है ना बच्चे, इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इधर पीपीएल का रोटेशन जो पहले डेक्स्ट्रो था वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो रहा है? ये धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा है, समझना। और होता क्या है अभी समझा, ये ना ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। सिर्फ ओवरऑल अगर सुक्रोज का बात करें तो क्या है? डेक्स्ट्रो है। इंडिविजुअली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बात करें तो क्या है? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। यहां पे ना डेटा भी लिखा है बच्चे, इसका 52.5 डिग्री है प्लस में स्पेसिफिक रोटेशन, इसका 92.4 डिग्री है माइनस में। नो प्लीज अटेंशन, सिर्फ सुक्रोज है तो डेक्स्ट्रो। सुक्रोज का ही रोटेशन नहीं लिखा है, एक बार हम लोग उसको सर्च कर लेंगे सुक्रोज का कितना स्पेसिफिक रोटेशन होता है, वो नहीं लिखा है। लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का लिख दिया है, एनसीईआरटी ने लिख दिया डेटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले सिर्फ सुक्रोज है तो डेक्स्ट्रो हो गया, बाद में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया, बचेगा ये नहीं ना, यहाँ पे क्या बचेगा? सुक्रोज एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या बचेगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बचेगा। बोलो, दोनों का अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल ये बना, लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसकी रोटेशन -92 है और इसकी रोटेशन जो है +52 है। नेट रोटेशन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो नेट रोटेशन इसका लीवो हो जाएगा, मतलब प्योर सुक्रोज सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो। और जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ तो वो डेक्स्ट्रो वाला जो लाइन है वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आना शुरू होगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद जब इक्विमोलर सुक्रोज एंड ग्लूकोज होगा तो वो पूरा लीवो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन सुगर या सुगर केन। देखो क्या लाइन लिखा है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज। सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज -92 is more than the dextro rotation of glucose that is 52, the mixture is levo rotatory। मतलब पहले सुक्रोज था डेक्स्ट्रो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद अब वो सॉल्यूशन, हमें तो ऐसा ही लग रहा है ना अभी भी वहां पे क्या है? सुक्रोज ही है, लेकिन हाइड्रोलिसिस हो गया तो सुक्रोज तो खत्म, डिस्ट्रॉय हो गया, कंपाउंड क्या बचा वहां पे? इक्विमोलर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बचा। यस और नो? नेट सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बिकम लीवो रोटेटरी, है ना? And thus hydrolysis of sucrose brings about a change in sign of rotation from dextro to levo। The product is named as invert sugar। मतलब कोई बोले सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से जो बना उसका नाम क्या है? इन्वर्ट सुगर। और क्यों इन्वर्जन? क्यों इन्वर्जन? इन्वर्जन क्यों? वो मैं पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, आप चाहो तो यहां से एनसीईआरटी से एग्जैक्टली ये वाला पार्ट लिख सकते। समझ में आया? क्लियर है सब लोग? अगर आपने बायो में इस टर्म को समझा है अच्छे से तो अच्छी बात है, यानी तो अभी डाइसैकेराइड्स में जो बायो मॉलिक्यूल में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि सुक्रोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज में कहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और सुक्रोज के केस में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का क्या मतलब होता है। कुछ लोग एक बार और समझ लेना, इधर इधर पता है, शुरू में अगर मान लो 100 डिग्री प्लस में दिखा रहा है, 100 डिग्री प्लस में दिखा रहा है, जब रिएक्शन चल रहा होगा ना तो धीरे धीरे 100 से 90 50 40 ऐसे चलेगा। जब पूरा रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, पता है एक बार बीच में जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो आया तो क्या कंप्लीट हो गया है रिएक्शन? नहीं, अभी भी चल रहा है। कंप्लीट रिएक्शन जब खत्म होगा तो ये 100 पहले दिखा रहा था, हो सकता है फिर वो -30 दिखाए, रिजल्टेंट -40 दिखाए। क्लियर है? and that is called dextro to levo and the product is called invert sugar। क्या थोड़ा भी हाइड्रोलिसिस होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा? नहीं, पहले 100 था मान लो, जैसे हाइड्रोलिसिस शुरू हुआ तो 100 से कम जरूर होता जाएगा, लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन के लिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जरूरी है। क्लियर है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? मतलब क्या ये कंपाउंड टॉलरेंस या फेलिंग टेस्ट देगा?
तो मैं एक शॉर्टकट तुमको अभी बताता हूं। रिंग में जहां ऑक्सीजन है उसके बगल में H और OH जो खोजो, उसके बगल वाले कार्बन पे। रिंग में जहां भी ऑक्सीजन है, अच्छा पहले तो ओवरऑल बताओ, कहीं एल्डिहाइड दिख रहा है? कहीं भी एल्डिहाइड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैसे पता चलेगा कि रिड्यूसिंग है या नहीं है? एक ऐसा अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे ऐसा 10 रिंग भी आ जाए तो भी आप कर पाओगे क्वेश्चन। ये तो 2 रिंग में बताने। आपको करना क्या है, जहां ऑक्सीजन है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या ढूंढना है? H और OH, चाहे लेफ्ट में या राइट में। बताओ, यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है? H है लेकिन OH तो नहीं है। इधर आ जाओ, H है लेकिन OH नहीं है। इस वाले में आ जाओ, ऑक्सीजन के बगल में आ जाओ, क्या दिख रहा है? H दिख रहा है क्या? नहीं। OH भी दिख रहा है क्या? नहीं। इधर आ जाओ, H दिख रहा है लेकिन OH दिख रहा है क्या? कहीं भी हेमी एसिटल वाला कंडीशन नहीं। एंड दैट्स व्हाई ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या है ये? नॉन रिड्यूसिंग। शॉर्टकट क्या सिखाया, समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बैक टू बैक 10 भी रिंग बना रहे ना और पूछे कि टॉलरेंस देगा या नहीं देगा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, तो ये एक्सेस सबको नहीं पता होता है। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। जहां रिंग में जहां ऑक्सीजन, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या ढूंढना है? H और OH। क्या यहाँ पे H है? इस कार्बन पे है। OH है क्या? नहीं। इधर H है लेकिन OH है क्या? नहीं। इसमें आ जाओ, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे H ही नहीं दिख रहा है। इधर H दिख रहा है लेकिन OH नहीं दिख रहा है। शॉर्टकट समझे? तो आप क्या बोलोगे, सुक्रोज कैसा है? रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग है। समझ गए? आप इसको देख के दोबारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर लिख लेना। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंसेप्ट दे रहा हूं कि रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ध्यान दीजिए सब लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट। क्या एक्स्ट्रा कंसेप्ट है? अगर फंक्शनल ग्रुप ये है तब तो रिड्यूसिंग होगा ही, कोई डाउट ही नहीं है, टॉलरेंस देगा। अगर फंक्शनल ग्रुप बच्चे ऐसा है, गौर करना, थोड़ा सा देखो क्या बना रहा हूं यहां पे, अगर ऐसा है तो भी हो जाएगा टॉटोमेरिज्म की वजह से, क्योंकि जैसे टॉटोमराइज करेगा यहाँ एल्डिहाइड क्रिएट होगा। आपको बताया था टॉटोमेरिज्म से कैसा जाता है, ये इधर आ जाता है OH और यहाँ पे एक H भी आता है और यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। सही है? बोलो। अगर मतलब कीटोन है लेकिन बगल में CH2OH है तो भी वो भी होगा। समझ में आया? ये और ये दोनों ध्यान रखना। अगर ऐसा कीटोन है ना, ऐसा कीटोन है, थोड़ा दूर पे OH लगा देते हैं तब नहीं होगा। जस्ट कीटोन के बगल पे क्या होना चाहिए? CH2OH। कीटोनिक ग्रुप के बगल में क्या होना चाहिए? यही रीजन है कि ग्लूकोज तो देता है ये रिएक्शन। ग्लूकोज में क्या होता है आपको पता है? ऊपर एल्डिहाइड होता है। एंड फ्रुक्टोज में क्या होता है? ये दोनों दे देता है, याद है? थोड़ी बहुत आइडिया लगा तुम्हें? अच्छा ठीक है। थर्ड, अगर किसी कार्बन पे H और OH है, क्या है? 2 OH बोल सकते हो, सॉरी 2 OH है ऐसा, तो एल्डिहाइड बना ही देगा ये, कोई डाउट है? अच्छा ये भी दे देगा। थर्ड सॉरी फोर्थ, अगर किसी कार्बन के पास OR और OH है, हेमी एसिटल है ये। देखो ना, जहां कार्बन है वहां H भी है, दिख रहा है? यहाँ पे क्या H भी है ना बच्चे? पता है क्या होगा यहाँ पे? ये वाला हाइड्रोजन और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा अल्कोहल के फॉर्म में। जैसे हमें एसिटल बनाया ना, उसी तरह से आप इसको वापस भी कर सकते हो, है ना? इसको यहां करके और इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो क्या बनता हुआ दिख रहा है? मतलब आपको क्या देखना है बच्चे, यहाँ पे कार्बन पे H होना चाहिए, OR होना चाहिए और OH होना चाहिए, और इधर तो रहेगा ही R। अगर ये सिचुएशन है तो भी, समझ गए? क्लियर है? कब कब टॉलरेंस फेलिंग्स देगा, समझ में आ रहा है? ये सब टॉलरेंस फेलिंग्स दे रहा है। और साइक्लिक में तो बता ही दिया एक्सेस आपको। साइक्लिक में क्या चेक करना है? ऐसे ही चेक करना है, लेकिन साइक्लिक में जहां ऑक्सीजन है, बोला रिंग में जहां ऑक्सीजन है उसके बगल वाले पे क्या चेक करना होता है? अभी साइक्लिक होता है ना, जहां ऑक्सीजन उसके बगल वाले पे क्या चेक करना पड़ता है? फुल कंसेप्ट है,
कभी गलत नहीं होगा फिर। अच्छा एक चीज समझना, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिया, हर रिंग पे ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ऊपर ऐसा एल्डिहाइड डाल दिया, वो मत मिस कर देना। पता चला कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना उसमें कहीं एल्डिहाइड ऐसे ही डाल दिया। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? हमारा आदत क्या होता है, सिर्फ रिंग में जहाँ ऑक्सीजन उसके बगल वाले कार्बन चेक करना, ये सब भी तो चेक करना पड़ेगा कि कहीं एल्डिहाइड तो नहीं है छुपा हुआ। एक बार जेई में ऐसा क्वेश्चन आया कि रिंग में जहाँ ऑक्सीजन था उसके बगल वाले कार्बन पे कुछ नहीं था, और रैंडमली कहीं ऊपर कहीं एल्डिहाइड छुपा कर रखा था। समझ में? इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि हर जगह पे देखो कहाँ पे ये सारे सिचुएशन है। बोलो, समझ गए? रिंग में अलग से लिख के रख लेना, लिखो माल्टोज। नेक्स्ट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर समझ में आ गया सबको? देखिए माल्टोज क्या है, माल्टोज ये भी डाइसेक्राइड्स है, और माल्टोज में बच्चे दो अल्फा डी ग्लूकोज को बैक टू बैक ड्रॉ करो। अभी अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ किया था ना, दो अल्फा डी ग्लूकोज को बैक टू बैक ड्रॉ करो। अभी जस्ट किया था, देखो प्रैक्टिस हो जाएगी अब। देखिए अल्फा डी, दो अल्फा डी ग्लूकोज, तो यहां OH, यहां OH, सॉरी H, OH H, OH H, दो अल्फा डी ग्लूकोज को बैक टू बैक ड्रॉ करिए। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ भी OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ पे OH H, OH H, OH H। देखो अब समझ में आ रहा है क्यों मैं वो प्रैक्टिस करा रहा था बार बार, क्योंकि डाइसेक्राइड्स पे पढ़ना आसान हो जाता है। दो बार अल्फा डी ग्लूकोज कर लिया, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सब लोग यहाँ देखो लिखने से पहले, C1 ऑफ फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में, यहाँ OH था और यहाँ भी OH था, देखो इस तरह से जोड़ सकते हो ऐसे, है ना? कोई बोले किसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? C1 ऑफ फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज, है ना? थोड़ा सा माल्टोज के बारे में जो लिखा है मैं पढ़ देता हूं। अनदर डाइसेक्राइड माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स in which C1 of one alpha D glucose is linked with C4 of another alpha D glucose। और यहाँ पे बताओ, अब बताओ ये स्ट्रक्चर को देखिए, किसका स्ट्रक्चर है बच्चे? माल्टोज का। क्या ये रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? माल्टोज इज रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? अभी सीखा ना रिंग को देख के कैसे बताना है। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे H तो है बट OH नहीं है, इधर भी H है लेकिन OH नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे देखो H और OH दोनों है ना। एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, देखो क्या लिखा है, बोल रहा है द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज। बोल रहा है जैसे ही ये टॉलरेंस रिएजेंट में जाएगा ये कार्बन ना एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ये वाली कार्बन। ये एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकंड alpha D glucose in solution and hence it is reducing sugar, hence it is reducing sugar। now next चलते हैं, lactose। next डाइसेक्राइड जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज के लिए एक बार गैलेक्टोज याद करनी पड़ेगी, DLLD, हाँ गैलेक्टोज। तो लैक्टोज में क्या क्या है? बोल रहा है बीटा डी गैलेक्टोज है। अच्छा बताओ इसका तुम जो गैलेक्टोज है उसका हवार तुरंत बना पाओगे क्या? इतना मैंने पावर दिया है आपको, इतना सिखा दिया है कि इसका तुरंत हम क्या बना सके? हवार्थ। ये गैलेक्टोज है, क्या इसका हवार्थ बना सकोगे? इसको देख के बनाना है, बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है। इसको देख के क्या बनाना है? बीटा डी गैलेक्टोज। तो फिर से वही होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा और तुम समझ रहे हैं यहाँ एक नया कैरल सेंटर आएगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा, ग्लूकोज जैसा ही है।
देखो देखो इधर देखो, ऐसे बना देना है, 6 मेंबर रिंग बना देना है इस तरह से, वर्टिकल लाइंस। सब लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट कार्बन पे हमें बीटा बनाना है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे जो OH आएगा इधर लेना है, अगर फिशर में लेफ्ट में लिया है तो हवार्थ में टॉप पे जाएगा, यस नो। अब सेकंड पे क्या दिख रहा है, OH, थर्ड पे यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ भी H OH, और यहाँ क्या दिख रहा है बच्चे, जो सबसे नीचे, देखो मैंने क्या बना दिया, ये बीटा डी गैलेक्टोज, क्या बना दिया, बीटा डी गैलेक्टोज। और इसी के बगल में लिखना है बीटा डी ग्लूकोज भी लिखना है, इसके बगल में क्या लिखना है, बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज तो पढ़ा ही है हमने, बीटा डी ग्लूकोज में यहाँ OH, यहाँ H, OH H H OH। अभी क्या बनाया मैंने बताओगे, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दिस इज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी, मैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थर्ड डाइसैकेराइड क्या है, लैक्टोज। कोई अगर पूछे लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज इज डाइसैकेराइड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अगेन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर है, गैलेक्टोज का C1 एंड ग्लूकोज का C4। यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर है मैं बता दूं, देखो फिर से, एक से सुक्रोज में C1 C2 था, सुक्रोज में क्या था, C1 C2, कौन सा, C1 अल्फा डी ग्लूकोज, एंड C2 किसका था, बीटा डी फ्रुक्टोज का था। अच्छी बात है, माल्टोज में क्या दिख रहा था, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4, पहला वाला भी अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4, बोलो है ना, गुड टू गो, पक्का। यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां बनाओगे, देखो ये OH और ये OH आपस में वाटर एलिमिनेट करेगा, और यहां पे थोड़ा इस फैशन में दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड है एक्चुअल में। कोई बोले वेयर इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन लैक्टोज, तो क्या बोल देंगे, यहां पे देखो इस तरह के लाइन से दिखाया है, इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क सुगर, since this disaccharide is found in milk, it is composed of beta D galactose and beta D glucose, दोनों बीटा बीटा है, माल्टोज में दोनों अल्फा अल्फा था, और सुक्रोज में एक अल्फा एक बीटा था, लैक्टोज में दोनों बीटा है लेकिन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है ना। द लिंकेज इज बिटवीन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में है, C1 ऑफ गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ, यहां भी बोल रहा है क्या, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, बताओ, देखो C1 पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, सो दिस सैकराइड इज आल्सो, डाइसैकराइड इज रिड्यूसिंग, विल गिव टॉलन टेस्ट। अब तुम्हें समझ में, कभी मैंने बोला गैलेक्टोज भी क्यों रटना है, मैंने चार ही दिया है आपको, है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, DLDD, LDD, DLLD, और राइबोज में सारे D, याद है, तो वो हेल्प करता है इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने में, समझ गए। पता है बहुत लोगों को मान लो ये रटना पड़ गया बीटा डी गैलेक्टोज, और अभी जो टेक्निक सिखाया उसमें तुम सही बना लोगे, हवार्थ प्रोजेक्शन, जस्ट ग्लूकोज के जैसा ही है, C5 का जो OH है वो कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड पे अटैक करके 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाता है, इसी प्रोजेक्शन को बस ऐसे करके दिखाना है, ये बन जाए, और फर्स्ट वाले कार्बन पे एक आयरन सेंटर जनरेट होगा, इसीलिए वहां पे अल्फा बीटा दोनों बोलेंगे, लेकिन हमें ड्रॉ क्या करना है, बीटा ड्रॉ करना है, अल्फा नहीं, अल्फा बोलता तो बस ये OH नीचे आ जाता, समझ में आया। सो दीज आर द डाइसैकराइड्स जो आपके सिलेबस में था। नाउ अब है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में सबसे पहले पढ़ना है स्टार्च, क्या है, पॉलीसैकराइड्स, सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्टार्च, ठीक है। नाउ स्टार्च में भी यहाँ पे दो तरह की बातें बोला, मैं एनसीईआरटी ही रीड कर रहा हूं, लिखा है पॉलीसैकराइड्स
contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkage. जैसे अभी दो मोनोसेक्राइड जुड़ रहे थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, उसमें सिर्फ एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था. उसी तरह लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट बैक टू बैक जुड़ेंगे और बहुत सारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होंगे. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. मतलब मेनली कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है. समझ गए? They are mainly they mainly act as the food storage or structural materials. है ना? Now सबसे पहला क्या है? स्टार्च. क्या लिख रहा है? स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ द प्लांट. Starch is the main storage polysaccharides of plant. It is most important dietary source of human beings. हम लोग भी जैसे प्रोटीन बेस्ड डाइट कम ही खाते हैं, तो कॉस्टली होता है. क्या ज्यादातर क्या खा रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट. इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स. क्या होता है जी? हाँ क्या? ओके. एंड सम वेजिटेबल्स. नाउ स्टार्च का दो टाइप है बच्चे. पहला क्या है? एमाइलोज. पढ़ा है क्या? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. देखो एमाइलोज क्या है समझो. पॉलीमर, हाँ वो तो है ही, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. एमाइलोज बनाना है ना बैक टू बैक. अच्छा बताओ अभी माल्टोज किससे बना था? अल्फा डी ग्लूकोज से. जो माल्टोज बना ना उसको जोड़ते चले जाओ. 2 यूनिट जोड़ा था ना तुमने. यहाँ पे माल्टोज में बैक टू बैक 6 मेंबर रिंग कितने जोड़ दोगे? है ना? यहाँ पे ऐसा बन रहा था कि नहीं बताओ? C1C4 में बन रहा था ना जी. अरे बोलो, याद आ रहा है? इस तरह से जोड़ते चले जाओ. What is maltose? What is amylose? Amylose लिख रहा है it is a polymer of linear polymer of alpha D glucose consists of C1C4 glycosidic linkage. बोला जाता है पूरे अर्थ पे जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जितना भी स्टार्च है, उसका 15 to 20% इस फॉर्म में पाया जाता है, लीनियर अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर. ठीक से पूरा लाइन पढ़ देता है. एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट व्हिच कंस्टिट्यूट्स अराउंड 15 to 20% ऑफ स्टार्च. और यहां क्या लिख रहा है? केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. पूरा जज्बात क्या लिखा है इस पर समझ में आया? एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, पूरे स्टार्च का 15 से 20% है. और केमिकली एमाइलोज है क्या? लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर है? 1414. कहां पे? C1 of first alpha D glucose and C4 of second alpha D glucose and so on back to back. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? इस लीनियर चेन में कितने मोनोमर्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं? 200 से 1000. मतलब इस लेवल पे एनसीईआरटी तैयार कर ले तो कभी कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटेगा. वाटर सॉल्युबल है, बोलो. नाउ एमाइलोपेक्टिन का पहला पॉइंट क्या है? देखो, एक तो ये हो गया कि 85 to 80% नहीं, कितना परसेंट? 80 to 85% ऑफ स्टार्च. ये दूसरा इनसॉल्युबल है शायद, इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. तीसरा इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इट इज द ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. मतलब जो लीनियर बनाना, एग्जैक्टली लीनियर यहां भी बनाना है. समझ गए ना? लीनियर जो बन रहा है उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पे है बच्चे? लीनियर में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो C1C4 में ही है. समझ रहे हो? बोलो. लीनियर में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसे ही है, बट इट इज नॉट लीनियर अनब्रांच. इट इज एक्चुअली
जैसे क्या होगा, मेरे बात समझो, पहला एमाइलोज एंड दो एमाइलोज को बैक टू बैक ड्रॉ कर दो। फर्स्ट एमाइलोज को ड्रॉ कर दिया, एक और लीनियर चेन नीचे ड्रॉ कर दो, और फर्स्ट एमाइलोज और सेकेंड एमाइलोज को जोड़ देना है। कहां पे जोड़ना है? एक और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा C1C6 पे। फर्स्ट लीनियर चेन पॉलीमर में कहां पे लिंकेज है? C1C4 में। सेकेंड लीनियर चेन पॉलीमर में आपस में कहां लिंकेज है? C1C4 में। लेकिन पहला लीनियर चेन का C1 एंड पे C1 खाली होगा ना इसका, बोलो। यहां से दूसरा शुरू कर दो, कौन सा? देखो ऐसा, C1C6 बोल रहा हूं ना। देखो पहला जो एमाइलोज जहां एंड हो रहा है, वहां से दूसरा एमाइलोज शुरू करो, और इसका C1 इसका C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सॉरी C1 एंड C6। देखो यहां OH OH है, यहां भी कैसे जुड़ेगा जी? ये आ रहा है समझ में? ऐसे बोलिए। देखो क्या लिख रहा है, एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंस्टिट्यूट about 80 to 85% starch. It is branch chain polymer of alpha D glucose units in which chain is formed by C1 C4 glycosidic linkage where branching occurs at C1 and C6 glycosidic। तो इसमें पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बताइए। जस्ट एनसीईआरटी मैंने रीड किया, एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं। नाउ सेलुलोज का भी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। सेलुलोज में मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सेलुलोज के बारे में क्या लिख रहा है पता है? सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। ह्यूमंस में नहीं होते ना सेलुलोज? होते? कोई ह्यूमन, एनीबॉडी? नहीं, ठीक है। एंड इट इज लिख रहा है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। सेलुलोज इज द मोस्ट एबंडेंट। नाउ it is predominant constituent of cell wall of the plant cells। पढ़ा है ये सब तुम लोग, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। अब क्या लिख रहा है? सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर हेल्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट C1C4। मतलब सारे बीटा लेना है। जैसे यहां पे क्या था, सारे अल्फा लिया था ना, अल्फा डी ग्लूकोज। सेलुलोज में सारे बीटा डी ग्लूकोज लेना है और वहां भी C1C4 में जोड़ देना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके बनाया, लेकिन लीनियर भी बना सकते हो। यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, ये लीनियर ही एक तरह से। बीटा डी बीटा डी बीटा डी, सारे बीटा डी क्या है? सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह नहीं, गैलेक्टोज वगैरह नहीं, क्या? और वहां भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर है? C1 C4 में। लास्ट में ग्लाइकोजेन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लेना। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आपको खुद से पढ़ लेना है। समझ में आया? जहां तक बात है बच्चे प्रोटीन्स का, अगर आप पढ़ के आते हो, मुझसे डाउट पूछते हो, तो मैं डाउट दूंगा। डीएनए आरएनए में अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस पूरे मॉड्यूल में एक एक लाइन आप पढ़ के आओ। अगर आपको लगता है नहीं सर, डीएनए आरएनए भी जो पेंटोज शुगर है, इस तरह से क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, अगर इसमें कोई लाइन नहीं समझ में आ रहा है, आई एम रेडी टू गिव यू डाउट्स, बट क्लास में डिस्कस नहीं करने वाले। हार्मोन्स एंड विटामिन में भी आपको लगता है कुछ भी डाउट है, तो आप फील फ्री टू आस्क। ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू।